आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीएससी के लिए। ये बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट है, एडुटेरिया बुक का है, ठीक है। और ये न्यू बुक है, मतलब इसका जो वॉल्यूम 3 आया था, वॉल्यूम 3 रिसेंटली ही आया है। और ये उसी बुक का प्रैक्टिस सेट है और ये सेट नंबर 1 है, ठीक है। एडुटेरिया का है, वॉल्यूम 3 न्यू बुक और सेट नंबर 1। तो चलिए पहले सेट नंबर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रश्न है, भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति चुनाव में किसे हराया? तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो देश की 15वीं राष्ट्रपति है, ठीक है। लेकिन ये चुनाव जो था, ये चुनाव 16वां था, ठीक है। 16वां चुनाव था क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल पे निर्वाचित हुए थे, इसलिए ये 15वां राष्ट्रपति चुनी गई 16वें इलेक्शन में। अब देखिए, द्रौपदी मुर्मू जो है वो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है, ठीक है। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए, अब देखा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन्हें हराया इलेक्शन में? तो इन्होंने हराया है यशवंत सिन्हा को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को सुमेलित करें। तो देखिए, पहले हम जानते हैं कि संविधान का जो भाग 5 है, ठीक है, भाग 5 जो है इसमें आता है आपको अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका का वर्णन है, ठीक है। 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। और इसमें कार्यपालिका, संघ कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? तो पहले आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी, ये सब का वर्णन है इसमें। अब देखा जाए अनुच्छेद 52 का, अनुच्छेद 52 का कहना है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये 52 के अनुसार है। और 53 में जो कहा गया है, 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका का शक्ति का वर्णन है, ठीक है। संघ की कार्यपालिका के शक्ति का वर्णन है। और अनुच्छेद 54 में जो है यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन है, ठीक है। 55 में कहा गया है कि ये राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका इसमें दिया गया है। और 61 में दिया गया है राष्ट्रपति पर लगाए गए महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में। और अनुच्छेद 72 में कहा गया है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों के बारे में, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखें, तो देखा जाए तो इसका जो सही उत्तर होगा होगा वो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति से संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो देखिए, अभी मैंने बताया था भाग 5 के बारे में, जिसमें 52 से लेकर 78 अनुच्छेद का वर्णन है। और इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी, इन सभी का वर्णन है, ठीक है। तो अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि देश का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि ये जो दिया गया है ये गलत है। लेकिन ये जो उपराष्ट्रपति के राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 64 में, ठीक है। और 65 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। फिर 66 में कहा गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ठीक है, ये दोनों सही है। और 71 में कहा गया है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद की जांच, तो ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 सही है, इसलिए सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 4। चलिए अगला देखते हैं। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो देखिए, नीरज चोपड़ा ने जो चैंपियनशिप पदक जीता है वो है रजत पदक, ठीक है। रजत पदक जीता है जैवलिन थ्रो में। इन्होंने 88.13 मीटर की दूरी तक भाला फेंका है, ठीक है। और देखा जाए तो ओलंपिक चैंपियन तो नीरज चोपड़ा है, और लेकिन जो कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप था, इसमें आज तक मात्र 2 भारतीय हैं जिन्होंने पदक प्राप्त किया है। पहले हैं अंजू बॉबी जॉर्ज, ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज। और इन्होंने, अंजू बॉबी जॉर्ज जो है, इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था, ठीक है। और रजत पदक प्राप्त करने वाले हैं पहले आपको नीरज चोपड़ा, ठीक है। देश के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में पदक प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है कि हाल ही में भारत के 5 नए आर्द्र भूमि को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया।
और उनमें शामिल नहीं है, ठीक है, मतलब इन सारे ऑप्शंस में देख के बताना है कि कौन शामिल नहीं है। तो पहला है किरिकली पक्षी अभ्यारण्य, ये आपको तमिलनाडु में है, ठीक है, और ये जो है ये शामिल है रामसर साइट में, रामसर आर्द्र भूमि में। फिर आपको पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी आपको तमिलनाडु में है और ये भी शामिल है। सांख्य सागर आर्द्र भूमि, ये आपको शामिल है और ये आपको एमपी से है, मतलब मध्य प्रदेश से। पाला आर्द्र भूमि, ये आपको मिजोरम से है, ठीक है, और ये भी आपको शामिल है आर्द्र भूमि में, रामसर साइट में। इसलिए ये सभी सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए हम लोग। अगला सवाल है कि हाल ही में किस नेता को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्लादिमीर जेलेंस्की को प्रदान किया गया। व्लादिमीर जेलेंस्की जो है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, और जो इन्होंने प्राप्त किया है सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड, ये दिया गया है ब्रिटेन की ओर से। नेक्स्ट है कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इंद्रनीत गिल को, ठीक है। ये दूसरे भारतीय हो गए जिन्होंने विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है। पहले थे आपको कौशिक बसु, ठीक है, और दूसरा है इंद्रनीत गिल। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य में देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया? हर घर जल जिला प्रमाणित घोषित किया गया है आपको मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है बुरहानपुर, ठीक है। बुरहानपुर जो है एक जिला है जिसके हर घर जल प्रमाणित जिला इसे घोषित किया गया है, और ये जल जीवन मिशन जो है वो 2019 में शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए अगला है। नेक्स्ट है कि सुर्खियों में रही बंटिया आयोग की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय निकायों में आरक्षण से संबंधित है बंटिया आयोग, ठीक है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बंटिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव कराने का निर्देश दिया था, ठीक है, और ये महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों में चुनाव में जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं उसके लिए आरक्षण का मार्ग प्रशस्त करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि कौन सा देश I2U2 ग्रुपिंग से जुड़ा है? देखिए I2 और U2 मतलब इंडिया, इजराइल, और U2 हो गया आपको यूएई और यूएसए, ठीक है। ये एक नया समूह बना है, ठीक है, I2U2 नाम का, जिसका पहला सम्मेलन वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ, ठीक है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि किस कंपनी द्वारा सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध भारत की पहली क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन का उत्पादन किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से, मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इसकी वैक्सीन की प्रोडक्शन करेगा। देखिए, भारत में क्या है कि 15 वर्ष से लेकर जो 44 वर्ग का जो आयु वर्ग है, ठीक है, महिलाओं का आयु वर्ग, उसमें सर्वाइकल कैंसर जो है दूसरा सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे अधिक होने वाला कैंसर है, ठीक है। और सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा ये पहला जो है आपको क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन का उत्पादन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट है कि भारत के तीसरे पावर एक्सचेंज के रूप में किसे लॉन्च किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, ठीक है। और पहला जो है वो है IEX मतलब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है, और दूसरा है आपको PXIL, ठीक है, PXIL मतलब पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, और भारत का तीसरा हो गया हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, और इसको जो समर्थित कर रहा है वो है BSC और PTC, ठीक है। BSC हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और PTC हो गया पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। इन दोनों के समर्थित किए जा रहे हैं हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज में। चलिए नेक्स्ट है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस वर्ष चीन की आबादी से आगे निकल जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए,
ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट दिया गया है उसमें कहा गया है कि भारत की आबादी जो है वो चीन की आबादी से आगे निकलेगा 2023 में। अगला है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए 48वां G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी में हुआ, सही है। जी 17वां G20 शिखर सम्मेलन बाली में इंडोनेशिया में हुआ, ये भी सही है। फिर आसियान 2022 कंबोडिया में हुआ, ये भी सही है। WTO का 12वां मंत्री सम्मेलन जेनेवा में हुआ, ये भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट है 2022-23 के लिए किस भारतीय शहर को एससीओ मतलब संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी को चुना गया है। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में वाराणसी को चुना गया है। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है जेरूसलम डिक्लेरेशन इजराइल और किस देश के बीच रणनीतिक समझौता है? तो ये जेरूसलम डिक्लेरेशन जो है वो इजराइल और यूएसए के बीच एक रणनीतिक समझौता है। ठीक है, देखिए ये रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए इसे समझौता किया गया जिसमें जिसका नाम दिया गया था जेरूसलम डिक्लेरेशन। और इस घोषणा पत्र में इजराइल फिलिस्तीनी संबंधों का भी जिक्र किया है। ठीक है, चलिए अगला है। नेक्स्ट है विमिल्डन 2022 में महिला और पुरुष एकल खिताब के विजेता कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एलिना रायबकीना और नोवाक जोकोविच। एलिना रायबकीना के बारे में देखें तो ये कजाकिस्तान की है। ठीक है, कजाकिस्तान की, और कजाकिस्तान की ये पहली महिला है जिन्होंने मतलब महिला क्या पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने विमिल्डन का खिताब जीता। ठीक है, एलिना रायबकीना। और नोवाक जोकोविच जो है वो आपको सर्बिया के हैं। ठीक है, एलिना रायबकीना के बारे में एक चीज और देखा जाए तो ये सबसे कम उम्र की महिला है जिन्होंने विंबलडन का खिताब जीता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो देखिए सिंगलीला नेशनल पार्क जो है वो आपको पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन 2022 का आयोजन बॉन में किया जाएगा। और बॉन कहाँ है? तो बॉन है आपको जर्मनी में, जर्मनी का शहर है बॉन। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है जैव विविधता का संरक्षण तथा उन पर निर्भर समुदायों का कल्याण करना। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो अगला है कि हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों में शामिल नहीं है। तो देखिए जो शामिल नहीं है उनका बताना है। तो देखिए पीटी उषा जो है वो एक एथलीट हैं और इस बार राज्यसभा में मनोनीत हुई हैं। और फिर वी विजेंद्र प्रसाद ये आपको फिल्म पटकथा लेखक हैं, ये भी शामिल हुए हैं। वीरेंद्र हेगड़े ये एक आध्यात्मिक नेता हैं और ये भी शामिल हुए हैं। इलैया राजा, इलैया राजा जो है वो संगीत निर्देशक हैं और वो भी इस बार शामिल हुए हैं, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट है कि हाल ही में घोषित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड का संबंध लोक प्रशासन से है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कार्यान्वयन के लिए रैंकिंग सूचकांक कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ठीक है, तो देखिए सबसे शीर्ष पर जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में है आपको उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। ठीक है, उड़ीसा। देखिए 2013 के जो कार्यान्वयन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का जो कार्यान्वयन के लिए जारी जो राज्य रैंकिंग सूचकांक है उसमें 20 बड़े राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में उड़ीसा जो है वो टॉप पर है। उसके बाद आपको दूसरे स्थान पर मिलेगा उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये 20 राज्य का जो दिया गया है मतलब टॉप 20 में आपको जो बड़े राज्य के कैटेगरी में है उसमें सबसे आखिरी स्थान पे आता है आपको गोवा। ठीक है, अब देखिए और एक कैटेगरी है 14 छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, तो उसमें आपको त्रिपुरा पहले स्थान पर है और फिर लद्दाख आपको सबसे अंतिम स्थान पर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है किस देश ने
वो 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा की। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो है आईएसएस, उसको छोड़ने की घोषणा की है रूस ने। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत को किस वर्ष आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबान के रूप में चुना गया? तो ये चुना गया है 2025 के लिए। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबान के रूप में 2025 के लिए चुना गया है। और 2024 में आपको टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है। टी20 का वर्ल्ड कप होगा महिला का, ठीक है, फीमेल का होगा। इस ये जो होगा फीमेल का, ये आपको कहाँ होगा? तो ये होगा आपको बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में होगा। इसलिए भारत में जो होने वाला है वो 2025 में होने वाला है। तो नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य पुलिस ने ईएफआईआर प्रणाली शुरू की है? तो देखिए ईएफआईआर जो प्रणाली शुरू किया गया है वो गुजरात की सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब आप गुजरात की सरकार में जो एफआईआर करना हो तो आप ऑनलाइन भी प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं। और ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने के 48 घंटे के बाद आपको जो लोकल पुलिस है, जो आपका लोकल थाना है, वहां के जो आयो होंगे वो वादी को कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है कि हाल ही में किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त किया गया? तो देखिए ये आईएनएस सिंधु ध्वज को सेवा मुक्त किया गया है। 35 वर्षों की सेवा इन्होंने दी थी, अब इन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया है आईएनएस सिंधु ध्वज को। ठीक है, चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है, डिनायल ऑफ सेफ इनिशिएटिव और वर्कशॉप ऑन एंटी करप्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस संस्था से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपको ब्रिक्स से। ठीक है, ब्रिक्स से संबंधित है। देखिए हाल ही में क्या हुआ था कि ब्रिक्स समूह के देशों का डिनायल ऑफ सेफ हेवन पहल को अंतिम रूप दिया गया और एंटी करप्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ब्रिक्स वर्कशॉप का आयोजन किया है। चलिए अगला देखते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में धमका दिवस 2022 समारोह आयोजित की? तो धमका दिवस जो है ये आयोजित किया गया है सारनाथ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में धमका दिवस 2022 समारोह का आयोजन किया गया और ये किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से किया गया है। ठीक है, इसे आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में भी माना गया है। चलिए अगला देखें। तो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशनल इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? तो ये स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन जो इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट जारी किया गया है, ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया है। इससे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इसमें एक चीज कहा गया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार कि भारत में कुपोषित लोगों की संख्या जो है वो पिछले 15 वर्षों में घटकर 20.43 करोड़ रह गई है। ठीक है, अगला देखें। किस संस्था ने कोविड 19 के प्रबंधन के लिए आयुष प्रथाओं का संग्रह जारी किया है? तो आयुष प्रथाओं का जो संग्रह जारी किया है वो है ए नीति आयोग ने। भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग को कोविड 19 प्रबंधन के लिए आयुष प्रथाओं का संग्रह जारी किया है और ये संग्रह जो है वो कोविड 19 के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूत करने के लिए भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा अपनाई गई प्रथाओं पर मतलब केंद्रित जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला देखें। तो फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है, देखिए फ्यूज का जो सिद्धांत संबंधित है वो है विद्युत के उष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, देखिए इसको हम लोग ऐसे कहें कि जैसे कि फ्यूज का जो उपयोग होता है, मतलब फ्यूज के उपयोग में जो होने वाला तार है उसका प्रतिरोध उच्च होता है लेकिन गलनांक निम्न होता है, ताकि जब हाई वोल्टेज हो तो उसके अधिक विद्युत प्रवाह के कारण फ्यूज तार तुरंत गलकर विद्युत उपकरण को नष्ट होने से बचा सके। ठीक है, इसलिए विद्युत के उष्मीय प्रवाह, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट है, उपयुक्त युग्मों को सही सुमेलित करें। तो देखा जाए तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम क्या है? ये आपको यांत्रिक को विद्युत में कन्वर्ट करता है। फिर आपको इलेक्ट्रिक मोटर आपको विद्युत को यांत्रिक में कन्वर्ट करता है।
डीजल इंजन। डीजल इंजन आपको रासायनिक से यांत्रिक में कन्वर्ट होता है, और सोलर सेल ये प्रकाश से विद्युत में कन्वर्ट होता है। इसलिए कोई सही नहीं होगा, सही सुमेलित एक भी नहीं है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में कोई नहीं। अगला देखते हैं, गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी तो ये अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, यदि ये गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी चेंज नहीं होती है। ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए द्रव में डुबाने पर भी ये अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, चलिए अगला है, तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर यानी वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वे हैं, उत्तर होगा उसका ऑप्शन नंबर ए, वेग और तरंग दैर्ध्य। ठीक है, वेग और तरंग दैर्ध्य प्रभावित होते हैं क्योंकि जब प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, मतलब आवृत्ति जो है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन वेग और तरंग दैर्ध्य मतलब वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? तो देखिए इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, C माइनस जीरो, सेल्सियस माइनस जीरो डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू F यानी फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180, और C होता है जो वो 2C जो होता है F के बराबर होता है। ठीक है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 60 डिग्री 160 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अगला देखें, अच्छा प्रकाश वर्ष होता है, तो प्रकाश वर्ष होता है क्या, इसका सही उत्तर देखें हम लोग, तो क्या यह वर्ष में जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम हो? नहीं। वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश न्यूनतम है? नहीं। प्रकाश द्वारा एक माह में चली गई दूरी, ठीक है, एक माह में चली गई दूरी बता रहा है, ये भी गलत होगा। और सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, ये भी गलत होगा। देखिए अगर इस ऑप्शन में अगर ये रहता कि एक माह की जगह एक वर्ष होता, मतलब लाइट ईयर है, मतलब प्रकाश को एक वर्ष में तय की गई दूरी जो होता है वो प्रकाश वर्ष होता है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। और जहां तक हम लोग जानते हैं कि 1 लाइट ईयर, ठीक है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है, तो ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर। ठीक है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है 1 लाइट ईयर। चलिए अगला देखिए, तो अगला है कि एक हॉर्स पावर में कितने जूल पर सेकेंड होते हैं? तो देखा जाए तो एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो एक हॉर्स पावर का बराबर होता है आपको 746 वाट। ठीक है, और एक वाट का बराबर होता है आपको 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि 746 वाट बराबर 746 जूल पर सेकेंड, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि, तो देखिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसका सही उत्तर होगा जो वो होगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। तो कैसे बढ़ती है, तो देखिए एक सरल लोलक का जो आवर्त काल होता है जिसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं, ठीक है, जब हम लोग सरल लोलक का आवर्त काल निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई अंडर रूट L/G, जहां L आपको लोलक की लंबाई है और G जो है आपको गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, इसको होगा। अब इसमें है कि अगर गर्मियों में क्या होता है कि लोलक की जो लंबाई है वो बढ़ जाता है और उसका आवर्त काल टी भी जो है वो बढ़ जाता है। जब इसमें आपको लंबाई बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा। ठीक है, तो लोलक की घड़ी सुस्त हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है कि अतिचालक का लक्षण क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य प्रागम्यता। शून्य प्रागम्यता इसका लक्षण है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने पर उस पदार्थ का द्वारा प्रदर्शित जो सहायता की मात्रा होती है वो बताता है। ठीक है, प्रागम्यता पदार्थ का वह गुण होता है जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने से उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित सहायता की मात्रा बताता है।
अतः अतिचालक की प्रागम्यता शून्य होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जो हम लोग को रिजल्टेंट देता है, जैसे मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग को एक विजुअल दिखाता है, जिसमें मतलब वो रिजल्ट दिखाता है, आउटपुट दिखाता है, ठीक है। फिर आपको प्रिंटर, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि वो भी आपको प्रिंट देता है पेपर पर, वो बाहर जाता है, ठीक है। और टच स्क्रीन, टच स्क्रीन के बारे में कहें तो ये एक इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग टच करते हैं मतलब उसे निर्देश देते हैं कार्य करने को, तो ये इनपुट डिवाइस है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्यूरेल। बैक्यूरेल का पूरा नाम है हेनरी बैक्यूरेल। हेनरी बैक्यूरेल ने खोज किया था आपको रेडियो एक्टिविटी का। कब किया था? 1896 में, ठीक है। 1896 में रेडियो एक्टिविटी की खोज हुई थी, और इसको जो मापा जाता है वो गाइगर काउंट के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो देखिए पहले भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन जो है आपको वैसा परिवर्तन है जो कि अस्थायी है, लेकिन परिवर्तन से कोई नया पदार्थ न बने उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम लोग ले सकते हैं जल का वाष्प में परिवर्तन होना, या फिर मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, या पानी में चीनी का घुलना। ये सभी जो है वो भौतिक परिवर्तन का रूप है। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। फिर नेक्स्ट है, परमाणु के कक्षों में भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो देखिए परमाणु का जो कक्षा में भरने का जो नियंत्रित होता है वो होता है अफबाउ सिद्धांत पे, मतलब अफबाउ प्रिंसिपल पे, ठीक है। देखिए अफबाउ सिद्धांत के अनुसार है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न ऊर्जा में जाता है, और उसके बाद इस स्तर को पूर्णतः भर जाने के बाद उच्च स्तर में आता है, ठीक है। और ये क्रम जो है वो चलता रहता है। ये नियम को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की एक सरल विधि प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व है? एक मूल तत्व के बारे में देखें तो देखिए रेत, संगमरमर, शक्कर, ये तीनों जो है ना वो आपको मूल तत्व नहीं है। कारण कारण ये है कि ये तीनों आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मिश्रण है। लेकिन हीरा सही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि हीरा जो है वो कार्बन का शुद्धतम रूप होता है, ठीक है, यानी मूल तत्व। चलिए सही उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो देखिए इसका एक पैटर्न हम लोग इस क्रियाशीलता का क्रम देखें तो पहले आपको आता है कॉपर, Cu। ये ज्यादा सबसे रिएक्टिव है, Cu। उसके बाद है Hg मतलब पारा। उसके बाद है Ag मतलब सिल्वर। और उसके बाद है Au मतलब गोल्ड, ठीक है। ये है इसका क्रम, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो बताएगा वो है आपको कॉपर यानी कि तांबा। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। नेक्स्ट है सोपस्टोन टॉल्क मुख्यतः क्या है? सोपस्टोन टॉल्क जो है वो आपको एक मैग्नीशियम सिलिकेट है, ठीक है। मैग्नीशियम सिलिकेट, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम सिलिकेट। देखा जाए तो सोपस्टोन मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, जिसे टॉल्क के रूप में भी जाना जाता है, और ये अति मुलायम खनिज है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का नहीं है? देखिए यहाँ है तांबे का मिश्र धातु नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग पीतल को देखें तो पीतल का फॉर्मूला क्या होता है? Cu प्लस जेड एन, इसमें आपको कॉपर आ गया। फिर कांसा, कांसा का फॉर्मूला होता है आपको Cu प्लस एस एन, इसमें भी कॉपर आ गया, ठीक है। फिर आते हैं जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Cu प्लस जेड एन प्लस एन आई, ठीक है। कॉपर, जिंक और निकल। फिर आपको रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड का हम लोग जो देखें तो इसका हो जाएगा आपको Cu प्लस ए एल, ठीक है, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम। फिर गन मेटल, गन मेटल का अगर हम लोग देखें तो आपका हो जाएगा Cu प्लस जेड एन प्लस एस एन, ठीक है।
और डेल्टा मेटल को हम लोग जब देखेंगे तो ये आएगा Cu प्लस Zn प्लस Fe। ठीक है, अब आता है रोज मेटल और टाइप मेटल। रोज मेटल जो है उसका होता है आपको Bi प्लस Pb प्लस Sn। देखिए इसमें कॉपर नहीं आया। और टाइप मेटल भी जो होता है वो होता है Pb प्लस Sn प्लस Sb। ठीक है, इसमें भी कॉपर नहीं है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो विलियन का पीएच क्या है? तो देखिए अगर लाल लिटमस को ये नीला कर रहा है मतलब ये क्षारीय है। अगर ये क्षारीय है तो ये इसका जो पीएच होगा वो 7 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, यही अगर ये नीला को लाल करता तो वो एसिडिक होता, लेकिन ये बेस है। ठीक है, एसिडिक होता तो उसका जो पीएच मान होता वो 7 से नीचे होता, और लेकिन ये क्षारीय है मतलब बेस है, तो ये होगा आपको 7 से ऊपर। 7 न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है? तो ये है आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखा जाए तो टेफ्लॉन तथा डेकॉन एक बहुलक है, सही है, बहुलक है। फिर नेक्स्ट है न्यूप्रिन संश्लेषित रबर है, तो ये भी सही है, न्यूप्रिन जो है वो संश्लेषित रबर है। फिर है पॉलीथीन, पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, ये भी सही है, पॉलीथीन जो है वो पॉलीएथिलीन का बहुलक है। नेक्स्ट है क्लोरोपीन एक प्राकृतिक रबर है, ये गलत है। क्लोरोपीन एक प्राकृतिक रबर नहीं बल्कि आइसोप्रीन होगा, आइसोप्रीन एक प्राकृतिक रबर है। ठीक है, बाकी सब कथन सही है, सिर्फ ये गलत है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो देखिए मॉर्फिन जो प्राप्त होता है वो फल से प्राप्त होता है, जो अनराइप फ्रूट्स होता है, मतलब कि अपरिपक्व फल उससे प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रेब्स चक्र। ठीक है, क्रेब्स चक्र है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी का उत्पादन क्रेब्स चक्र में होता है, और यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। चलिए नेक्स्ट है कि पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है। तो देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका इन दोनों में भिन्न सिर्फ एक ही चीज है। ठीक है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति। ठीक है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। कोशिका भित्ति आखिर किस में होती है? तो ये पादप में होती है, जंतु में नहीं होती है, पादप में होती है। ठीक है, जिसको हम लोग कोशिका भित्ति को सेल वॉल भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और ये जो है आपको सेलुलोज से बनती है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है। तो देखिए चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है मर्मिकोलॉजी, चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए हेपेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी जो है ये कहा जाता है आपको उभयचर और सरीसृप के अध्ययन को। फिर निमेटोलॉजी, निमेटोलॉजी कहा जाता है गोलकृमि के अध्ययन को। फिर है आपको नीडोलॉजी, नीडोलॉजी कहा जाता है पक्षियों के घोंसले का अध्ययन करना। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है कि कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ये बनाता है यकृत, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हथेली में पाए जाने वाली हड्डी है, तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी मेटाकार्पल कहते हैं। ठीक है, देखिए कलाई के जोड़ की हड्डियों को एक समूह को कार्पल कहते हैं और हथेली की हड्डी को मेटाकार्पल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेकोफेरॉल।
टेकोफेरॉल जो है वो विटामिन ई से बना हुआ है। टेकोफेरॉल विटामिन ई से ई के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है, विटामिन ई के नाम से जाना जाता है, जिसकी कमी से आपको नपुंसकता, बांझपन आ सकता है, ठीक है। देखिए कैल्सीफेरॉल जो है वो विटामिन डी होता है, ठीक है, और बायोटीन जो होता है वो विटामिन बी से बना होता है। ये आपको बाल और चेहरे पे स्किन के लिए काफी लाभदायक है बायोटीन। फिर आपको नेफ्थाक्विनोन, नेफ्थाक्विनोन जो है ये इसका नेफ्थलीन नाम का जो होता है, नेफ्थलीन संश्लेषित किया जाता है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट जो किया जाता है वो टाइफॉइड के लिए किया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट है सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन के बारे में देखिए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सॉल्ट टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो सॉल्ट टीका जो है वो पोलियो से संबंधित है, ठीक है, पोलियो से संबंधित है। और देखा जाए तो इसको सॉल्ट टीका भी कहा जाता है। पोलियो के टीके को का जो खोज करता है उनका नाम है जॉनसन सॉल्क, ठीक है। पोलियो विषाणु के जनित रोग है, ठीक है, पोलियो जो है वो विषाणु का जनित रोग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस संधि के अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया? ऑप्शन नंबर सी, संगोला की संधि। संगोला की संधि से जो कि हुआ था 1750 में, ठीक है, 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच संगेला की संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार मराठा मराठा संगठन का वास्तविक जो नेता है पेशवा बन गया है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए पहला है इस्तेमारी व्यवस्था में प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वामी मानकर उसके साथ लगान की दर तय कर दी गई। तो देखिए पहली बात की इस्तेमारी व्यवस्था में नहीं की गई थी, ये की गई थी आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था में, रैयतवाड़ी व्यवस्था में ये किया गया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है मार्टिन बर्ड को उत्तरी भारत में भू राजस्व व्यवस्था का जनक कहा जाता है, ये सही है। फिर है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की थी, ये भी सही है। लेकिन बिहार में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी, तो ये गलत है, ठीक है। बिहार में, बंगाल में और उड़ीसा में यहाँ अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, ठीक है। इसलिए कथन डी और ए ये दोनों असत्य हैं, ए और डी दोनों असत्य हैं, ठीक है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है कम्योटी प्रथा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित थी? कम्योटी प्रथा किस क्षेत्र में प्रचलित थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार और उड़ीसा में प्रचलित थी, ठीक है। कम्योटी प्रथा के अंतर्गत बिहार और उड़ीसा में कृषि दास के रूप में खेती करने वाले लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली जो ब्याज की राशि है उसके बदले में जीवन भर उनकी सेवा करते थे, ठीक है। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है असबाब बगावत ए हिंद नामक पुस्तक का संबंध है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1857 के विद्रोह से संबंधित है, ठीक है। सैयद अहमद खान ने असबाब बगावत ए हिंद नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। किसने लिखी थी? सैयद अहमद खान ने। अब देखा जाए तो यह पुस्तक जो है वो भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह से संबंधित है और उसके कारणों से उसके संबंध से उसके लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट है 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में भारत के विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोविंद बल्लभ पंत ने यह प्रस्तुत किया था, ठीक है। आचार्य जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में 14 जून 1947 को, ठीक है, 14 जून 1947 को ये अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक नई दिल्ली में हुई थी।
और जिसमें गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने इसका समर्थन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निराश्रित महिलाओं के लिए मुक्ति सदन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंडिता रमाबाई ने। ठीक है, पंडिता रमाबाई ने किया था। पुणे महाराष्ट्र में पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आर्य महिला समाज की स्थापना की थी और ये 1889 1889 में इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए सादा सदन और निराश्रित महिलाओं के लिए आश्रय हेतु मुक्ति सदन की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मधुसूदन दत्त ने किया। मधुसूदन दत्त ने किया। देखिए, प्रख्यात बंगाल नाटककार थे दीनबंधु मित्र रचित जो नील दर्पण एक अत्यंत महत्वपूर्ण नाटक है। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था अश्विनी कुमार दत्त ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वदेश बांधव समिति का स्थापना जो हुआ था वो वरिसाल में हुआ था। कब? तो 1905 में। 1905 में हुआ था, अश्विनी कुमार दत्त ने किया था और ये जो थे एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वर्ष अंग्रेजों के समय भारत में प्रथम जनगणना संपन्न हुई? देखिए, अंग्रेजों के समय जो भारत में प्रथम जनगणना संपन्न हुई थी वो हुई थी 1872 में। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1872। लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, जबकि लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में 1981 में, लॉर्ड रिपन के समय में 1981 ईस्वी में भारत में नियमित जनगणना हुआ था। नियमित जनगणना जो हुआ था, नियमित जनगणना वो हुआ था आपको 1881 में और सबसे पहला हुआ था 1872 में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाइयां हैं, इसके बिना समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय ने कहा था। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जब गर्मपंथी विचारधारा से संबंधित जो लाला लाजपत राय थे, उन्होंने ये विचार व्यक्त किया था कि क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाइयां हैं, इसके बिना समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपको 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर 1866 में। ठीक है, लंदन में हुई थी और दादा भाई नौरोजी ने किया था इसका स्थापना। दादा भाई नौरोजी ने 24 मार्च 1965 में लंदन में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला है 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? तो देखिए, ये 30 दिसंबर 1906 को, ठीक है, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में जो हुआ था, 1906 ईस्वी में ब्रिटिश भारत के दौरान ढाका में, जो कि वर्तमान में आपको बांग्लादेश में है, ठीक है, ढाका में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना और लीग में आगा खां और ख्वाजा सलीमुल्लाह सहित कई महत्वपूर्ण नेता जो थे वो शामिल थे। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि ये हुआ था ढाका में। चलिए नेक्स्ट है, अवध किसान सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बाबा रामचंद्र ने। ठीक है, अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में बाबा रामचंद्र ने की थी और एनजी रंगा ने 1938 में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है, एनजी रंगा ने। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सैमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 1927 में, ये बिल्कुल सही है।
प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था 1921 में, ये भी सही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 में, ये भी सही है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। अगला है कि हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र के संपादक या संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा थे। 1899 में किया गया था, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था यह समाचार पत्र। चलिए अगला है, नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 1857 के विद्रोह में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फैजाबाद का जो है बख्त खां नेता, ये सुमेलित नहीं है। कानपुर नाना साहब सही है। इस्लामाबाद लियाकत अली सही है। फतेहपुर अजीमुल्लाह सही है। लेकिन फैजाबाद में बख्त खां जो है वो गलत है, क्योंकि फैजाबाद का जो विद्रोह था उसका नेतृत्व जो किया था वो किया था पर थे मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, ये किस विद्रोह के दौरान कहा गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पावना विद्रोह के तहत। पावना किसान विद्रोह जो था वो आपको हुआ था 1873 में, 1873 से 76 ईस्वी तक चला था, मध्य बंगाल में हुआ था। और ये विद्रोह जो था वो जमींदारों और लगान में वृद्धि के कारण हुआ था। इसी विद्रोह में कहा गया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन में कौन सा एक सही है? ठीक है, कौन सा एक सही है? तो देखिए, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था, तो ये गलत है। ठीक है, भारतीय जो संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था वो हुआ था आपको 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को, ना कि 1947 को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, तो ये भी गलत है, क्योंकि भारत का जो संविधान सभा के द्वारा जो अंगीकृत किया गया था ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और सरदार पटेल भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे, तो ये भी गलत है। ठीक है, देखिए गलत इसलिए है क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। चलिए अगला है आपको, 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, तो ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, देशी रियासतों से संबंधित ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस यानी भारत प्रजामंडल का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1927 को हुआ था। बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और जी आर अभ्यंकर के प्रयास से दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय जन कॉन्फ्रेंस यानी ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1945 को आजाद हिंद फौज का चलाए गए जो मुकदमे हैं उसमें आजाद हिंद फौज की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूला भाई देसाई ने की थी। ठीक है, 1945 में लाल किले में आजाद हिंद फौज की सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी जो है वो कैलाश नाथ काटजू, सर तेज सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और भूला भाई देसाई आदि ने कर रहे थे। लेकिन इस जो वकीलों का जो समूह था उसका अध्यक्षता जो है वो भूला भाई देसाई ने की थी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम से कौन सा है? देखिए इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी कैसे? तो चंपारण जो हुआ था वो हुआ था 1917 में।
फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल, अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था आपको फरवरी से लेकर मार्च, ठीक है, फरवरी से मार्च 1918 में। फिर आते हैं खेरा, खेरा जो हुआ था ये हुआ था 22 मार्च को, 22 मार्च 1918 को, ठीक है। फिर आते हैं असहयोग आंदोलन पे, तो ये हुआ था आपको 1920 से लेकर 1922 तक, ठीक है। चलिए, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगों किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो उत्पन्न दंगे हुए थे वो किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर से हुए थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत कौन सा है, देखिए संयुक्त प्रांत जो है वो वर्तमान में यूपी और बिहार में हुआ था, ठीक है। संयुक्त प्रांत वर्तमान में यूपी और बिहार है, इनमें दोनों में सर्वाधिक व्यापक प्रभाव रहा था। ये देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आपको 1942 में हुआ था। 1942 में शुरू होते ही देश के विभिन्न भाग में हिंदू मुस्लिम के दंगे शुरू हो गए थे। चलिए नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन के समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, चंपारण आंदोलन के समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड अल्बर्ट गेट, एडवर्ड अल्बर्ट गेट। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल के राजविलास के जंगलों में युवकों को आग्नेयास्त्र चलाने का प्रशिक्षण किसके नेतृत्व में दिया जाता था, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सरदार नित्यानंद के नेतृत्व में दिया जाता था, ठीक है। 1943 में 1943 में 43 के आरंभ में ही था कि नेपाल में स्थित जो राजविलास जंगल है उसके उसमें आजाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत जो है वो सरदार नित्यानंद ने की थी। इसमें युवकों को आग्नेयास्त्र चलाने की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया यानी एपीआई, एपीआई का गठन किस वर्ष हुआ, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1905 में हुआ था। एपीआई की स्थापना 1905 में हुई थी। चलिए अगला है, नेक्स्ट है कि पुर्तगाली यात्री बारबोसा किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय, ठीक है। बारबोसा जो है वो पुर्तगाली यात्री थे और वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आए थे। नेक्स्ट है हुमायूं के मकबरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है, इस मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की विधवा हाजी बेगम ने करवाया, सही है। फिर है दोहरे गुंबद वाला यह भारत का प्रथम मकबरा है, ये भी सही है। फिर है चार बाग पद्धति की पहली बार प्रयोग हुमायूं के मकबरे में हुआ था, ये भी सही है। फिर इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है, तो ये भी सही है। और एक चीज बता दूं कि ये आपको दिल्ली में अवस्थित है, ठीक है। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर का अंतिम सैन्य विजय अभियान था, अकबर का अंतिम सैन्य विजय अभियान था असीरगढ़, इसलिए सही होगा ऑप्शन नंबर सी, असीरगढ़। अकबर ने असीरगढ़ में आपको 1599 में असीरगढ़ के शासक जो थे मीर बहादुर के खिलाफ सैन्य अभियान शुरुआत की थी और 1601 में अकबर ने अपने अंतिम आक्रमण में असीरगढ़ के किले को जीत लिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है कि किस शासक ने दिल्ली सल्तनत में विद्रोह के दमन के लिए 4 अध्यादेश जारी किए, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। किस शासक ने की थी दिल्ली सल्तनत के विद्रोह के दमन के 4 अध्यादेश जारी, तो वो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। देखिए वो 4 अध्यादेश जो है, पहला था आपको अमीर वर्ग की संपत्ति यानी भूमि जब्त करके खालसा भूमि में वृद्धि करना, फिर दूसरा था गुप्तचर प्रणाली का गठन और तीसरा था दिल्ली में मद्य निषेध, चौथा था अमीरों के परस्पर मेल मिलाप और उनके उत्सव समारोह पर रोक, ठीक है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है इनका जो कार्यकाल रहा था वो था
1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक, ठीक है, 1316 तक रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत पर दीवाने रियासत का क्या कार्य था। देखा जाए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाजार पर नियंत्रण रखना, ठीक है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू किया था और इस व्यवस्था में दीवाने रियासत एक महत्वपूर्ण अधिकारी था जिसका कार्य बाजार पर नियंत्रण रखना था। इस व्यवस्था में सहनाए मंडी का कार्य बाजार मूल्य नियंत्रण और बाट माप का जांच करना था। तो नेक्स्ट है फुतुह अस-सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसामी, ठीक है। फुतुह अस-सलातीन का नामक जो ग्रंथ है इसके लेखक थे इसामी। अगला है वकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेयी यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रवरसेन प्रथम ने, ठीक है, प्रवरसेन प्रथम ने किया था। देखिए, वकाटक वंश में प्रवरसेन प्रथम एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से ज्ञात होता है कि प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ और एक वाजपेयी यज्ञ तथा अन्य अनेक वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। चलिए अगला है सोलंकी वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। सोलंकी वंश की जो स्थापना की थी वो मूलराज प्रथम ने की थी, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूलराज प्रथम, ठीक है। चलिए और देखा जाए तो सोलंकी वंश की जो राजधानी था वो था अहिलवाड़ा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके अनुयायियों का निग्रंथ कहा जाता है। किसके अनुयायी को निग्रंथ कहा जाता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पार्श्वनाथ। देखिए, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता था और इनके अनुयायियों का निग्रंथ कहा जाता था। फिर नेक्स्ट है मौर्यकालीन प्रशासन में टकसाल का अध्यक्ष कहलाता था। तो देखिए, जो टकसाल का अध्यक्ष कहलाता था मौर्यकालीन प्रशासन में, उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, लक्षणाध्यक्ष, ठीक है। टकसाल का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष मौर्यकाल में। और देखें तो इसे पन्याध्यक्ष, पन्याध्यक्ष किसे कहा जाता था, तो ये कहा जाता था वाणिज्य का अध्यक्ष को, ठीक है। और सूत्राध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष जो था वो था कटाई बुनाई का अध्यक्ष। और लोहाध्यक्ष जो था वो था धातु विभाग का अध्यक्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूतका गेंडोर, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल है सूतका गेंडोर। चलिए अगला देखें, त्रिपिटक के तीसरे पिटक अभिधम पिटक का संकलन किस बौद्ध संगति में हुआ था। तो देखिए, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय बौद्ध संगति में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र के मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में हुई थी और इसी बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। जबकि राजगृह में हुए प्रथम बौद्ध संगति में विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन किया गया था। अश्वघोष किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे। तो देखिए, अश्वघोष जो थे वो कनिष्क शासक जो थे उनके दरबार को सुशोभित करते थे, ठीक है। अश्वघोष की प्रमुख जो रचना है उसमें आपको बुद्ध चरित्र, सौंदर्यनाद और सारिपुत्र प्रकरण शामिल है। चलिए नेक्स्ट है उदयगिरी गुहा लेख में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब समुद्रगुप्त के बाद जो चंद्रगुप्त द्वितीय आए थे, ये आए थे 380 से
लेकर 412 ईस्वी तक, ठीक है, 412 ईस्वी तक, और ये शासक बने थे। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दिग्विजय का उल्लेख उसके उदयगिरी गुहालेख में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल, कुरल निम्न में से किस भाषा से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तमिल, ठीक है, कुरल जो है वो तमिल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है, कुमायूं हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, कुमायूं हिमालय का देखें तो इसका विस्तार जो है वो काली नदी से तीस्ता नदी तक है, ये सही है। मिलाम तथा गंगोत्री हिमनद इस क्षेत्र में है, नहीं ये गलत है, ठीक है। दून घाटियां शिवालिक तथा मध्य हिमालय के बीच है, गलत है। यहाँ केदारनाथ तथा बद्रीनाथ जैसी पर्वतीय चोटियां हैं, गलत है। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका विस्तार जो है वो काली नदी से तीस्ता नदी तक है, ठीक है, और ये उत्तराखंड में है। इसकी लंबाई हम लोग देखें तो वो है 320 किलोमीटर, ठीक है, 320 किलोमीटर, और नेपाल हिमालय का विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक है, ठीक है, और बाकी सब गलत है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी का झील नहीं है बल्कि एक लैगून झील है? तो देखिए, चिल्का झील उड़ीसा में, ठीक है, चिल्का झील जो उड़ीसा में है, और ये जो है खारे पानी का झील है, ठीक है, ये खारे पानी का झील है और ताजे पानी का झील नहीं है। उसी तरह से पेरियार झील जो है वो केरल में है, ठीक है, केरल में है पेरियार झील, और ये भी आपको खारे पानी का लैगून झील है, ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में प्रवाहित होती है, ये गलत है। देखिए, गोदावरी नदी जो है आपको महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश राज्य में प्रभावित होती है, ठीक है, और गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है वो आपको 1465 किलोमीटर है, ठीक है, 1465 किलोमीटर, और इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, गोदावरी नदी को। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट है कि भारत में पाए जाने वाली काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका देखिए उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्यों? क्योंकि इस मृदा को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है, तो काली मिट्टी को रेगुर अथवा कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, तो ये सही है। फिर आपको इस मृदा को कपासी मृदा कहा जाता है, ये भी सही है, अभी मैंने बताया, और यह दक्कन के पठार के अधिकतर भाग में पाई जाती है, ठीक है। देखिए, ये जो है आपको महाराष्ट्र, ठीक है, ये आपको महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ भाग में शामिल है, ठीक है, ये दक्कन के पठार के अधिकतर भाग में पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए, ये मृदा जो है आपको खट्टे फलों की खेती के लिए उपयुक्त है, तो ये भी सही है, खट्टे फल के लिए उपयुक्त है, जैसे कि आपको नींबू, संतरा, अंगूर के लिए बहुत ही उपयुक्त है। फिर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बांध और उनसे संबंधित राज्यों को सुमेलित करें। इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। देखिए, आपको चेरुथोनी बांध, चेरुथोनी बांध जो है ये आपको केरल में है, केरल में है। फिर इंदिरा सागर, इंदिरा सागर बांध जो है वो आपको मध्य प्रदेश में है। फिर कृष्णराज सागर बांध, कृष्णराज सागर बांध आपको कर्नाटका में है। और मेत्तूर बांध, मेत्तूर बांध जो है आपको तमिलनाडु में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो तातीपाका तेल शोधनशाला है
ये ओएनजीसी कंपनी की रिफाइनरी है, आंध्र प्रदेश के तातीपारा में स्थित है, पूर्वी गोदावरी जिले में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित बंदरगाह और उनसे संबंधित राज्यों में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एन्नोर बंदरगाह केरल। ठीक है, ये सही सम्मिलित नहीं है। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। ठीक है, ये राज्य क्षेत्र है, मतलब संघ राज्य क्षेत्र है जहां लक्षद्वीप में महिलाओं की साक्षरता दर सर्वाधिक है। अगला आते हैं, नेक्स्ट है कि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। फिर है यनम, यनम है आंध्र प्रदेश में, सही है। कराईकल तमिलनाडु में, सही है। माहे केरल में, ये भी सही है, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई है, क्योंकि कोलंबिया तथा केन्या भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। भूमध्य रेखा पर कुल 13 देश हैं, ठीक है, जिसमें यहां पर आपको कोलंबिया एवं केन्या ये दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रायद्वीपों और उनकी भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। कैसे, तो आइबेरियन प्रायद्वीप ये बिस्क की खाड़ी है, ठीक है, और ये सही है। फिर बाल्कन प्रायद्वीप ये काला सागर में है। कोला प्रायद्वीप ये आपको श्वेत सागर में है। फिर है आपको केपियार प्रायद्वीप कॉम्पेट्रिया की खाड़ी में है। चलिए नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित भू आकृति और उनकी अवस्थिति को सुमेलित करें। ठीक है, निम्नलिखित भू आकृति और उनकी अवस्थिति को सम्मिलित करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। देखा जाए तो जलोढ़ पंख जो है वो सुमेलित होगा पर्वतीय गिरिपात से। फिर आपको भी आकार की घाटी जो है वो सुमेलित होगा पर्वतीय क्षेत्र से। और डेल्टा डेल्टा जो है ये समुद्र तट पर है। और चाप झील आपको नदी के निम्नतर फैलाव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जलधाराओं और महासागरों में कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए हम्बनटोटा प्रशांत महासागर सही है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर सही है। गलत है आपको ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरिडा दक्षिण अटलांटिक महासागर। फिर है आपको अल्गुआसा, अल्गुहास जो है वो हिंद महासागर में, सही है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं हो रहा है, फ्लोरिडा दक्षिण अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में लगाना है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। ये सही कैटेगरी है, मतलब अरेंज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो नेक्स्ट में सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए आगे देखें 116 में। तो देखिए यहाँ 116 से लेकर आपको 125 तक, 116 से लेकर 125 तक आपको मैथ्स है। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में कोई जो बिहार में है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3761.54 वर्ग किलोमीटर, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में वनों का कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 7204 मिलियन टन।
ठीक है, 7,204 मिलियन टन। देश के वनों में कुल जो कार्बन स्टॉक है वो है 7,204 मिलियन टन, और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक का 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। ठीक है, 79.4 मिलियन। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले जो निम्न राज्य हैं उसका सही अवरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में नहीं बल्कि घटते हुए क्रम में लगाना है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। चलिए अब देखते हैं राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दुगना करना है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2025 तक। राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य है कि 2025 तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दुगना करना है। ठीक है, इससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक कार्यकलाप बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में उद्योग क्षेत्र का हिस्सा है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 28.2%। ठीक है, भारत में जो प्रचलित मूल्यों पर 2021-22 का जो सकल मूल्य संवर्धन है उसका उद्योग क्षेत्र में हिस्सा है 28.2%। फिर नेक्स्ट है कि वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना है। तो विश्वव्यापी निर्यात में जो भारत का हिस्सा है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.4%। 1.4%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हालांकि वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा। देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 4.82% रहा। चलिए अगला है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 58,001.29 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा कितना था। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 61.2%। तृतीय क्षेत्र का 61.2% था। ठीक है, हिस्सा। अगला देखें तो बिहार सरकार के द्वारा राज्य में कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है। जैविक पट्टी कितने जिलों में विकसित की जा रही है बिहार के द्वारा। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13 जिलों में। 13 जिलों में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन बजट में राजस्व प्राप्ति मद नहीं है। बजट में राजस्व प्राप्ति मद नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उधार लेना। ठीक है, चलिए अगला है कि समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। समावेशी विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा समावेशी विकास सूचकांक जारी किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, भुगतान संतुलन क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेष विश्व के साथ एक देश के सभी निवासियों के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण। नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक मतलब जीआईआई को किस वर्ष शामिल किया गया था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2010 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। यूएनडीपी के द्वारा जारी जो मानव विकास रिपोर्ट है ये आपको 1990 से जारी किया जा रहा है। ठीक है, ये लिंग असमानता सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक और असमानता समायोजित सूचकांक को वर्ष 2010 में शामिल किया गया था इसमें। ठीक है, चलिए अगला देखिए।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लातविया की राजधानी है? लातविया की राजधानी है रीगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लातविया की राजधानी रीगा। और बेलारूस की राजधानी होगा आपको मिन्स्क। बेलारूस की मिन्स्क। फिर विनियस जो है ये आपकी लिथुआनिया की राजधानी है। और बुखारेस्ट, बुखारेस्ट जो है ये रोमानिया की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 117 के तहत आता है। ठीक है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। ये प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित है? तो देखिए इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1, 2 और 3। ठीक है, दंड प्रक्रिया का उल्लेख समवर्ती सूची में है, जबकि पुलिस, कानून व्यवस्था और जेल राज्य सूची के विषय में है। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई देखा जाए तो अनुच्छेद का मतलब संविधान का जो अनुच्छेद 13 है, ठीक है, अनुच्छेद 13 वो आपको मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली जो विधियां हैं उसको शून्य घोषित करता है। संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार राज्य में ऐसी कोई विधि नहीं बनाएंगी जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को समाप्त या शून्य करती हो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? ठीक है, तो अधिकृत कौन कौन है आपको? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के अनुच्छेद 263 है और राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करने के लिए अधिकृत है। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट देखिए, अगला है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, केवल 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 मतलब केवल 2, यानी कि संविधान के उल्लंघन के आधार पर, संविधान के उल्लंघन के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत और उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए अगला है, कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति को अधिकार का संरक्षण देता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21। देखा जाए तो अनुच्छेद 21 के में देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में वर्णित है जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार और अपने पसंद से व्यक्ति का विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? सबसे बड़ी संसदीय समिति है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। देखिए प्राक्कलन समिति जो है वो उसमें सदस्यों की संख्या है कुल 30। ठीक है, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 है।
नेक्स्ट है भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 326 के द्वारा वयस्कों को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहाँ पर समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें